हम्म आज हम लोग पढ़ेंगे परफॉर्मेंस ऑडिट, ठीक है, और प्रोप्राइटरी ऑडिट। कोई दिक्कत? रिकॉर्डिंग ऑन है, थोड़ा शांति बनाए रखना सब, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑडिट कैन बी डिफाइंड एज systematic and independent appraisal or evaluation of performance of business in its various key area: manpower planning, workload distribution, productivity, profitability, job performance, cost monitoring, etc. परफॉर्मेंस ऑडिट क्या है? परफॉर्मेंस ऑडिट का मतलब है ओवरऑल। परफॉर्मेंस ऑडिट का मतलब होता है ओवरऑल ऑडिट। क्या होता है? ओवरऑल ऑडिट। कंपनी कैसा पास्ट के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म किया है, इसको हम लोग कहते हैं परफॉर्मेंस ऑडिट। किस किस चीजों पे चेक किया जाता है परफॉर्मेंस ऑडिट? सबसे पहला, मैन पावर प्लानिंग क्या है, वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है तुम्हारा, प्रोडक्टिविटी पिछले साल से साल ज्यादा हुआ या नहीं, और प्रॉफिटेबिलिटी। इन चीजों के बेसिस पे चेक किया जाता है। परफॉर्मेंस ऑडिट किसके ऊपर मेजर किया जाता है? जो जो वर्ड हाईलाइट कर रहे हैं। परफॉर्मेंस ऑडिट का मतलब होता है ओवरऑल ऑडिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें देखा जाता है मैन पावर प्लानिंग, कि तुम्हारे पास एक्स्ट्रा लोग तो नहीं है, जितना जरूरत उतना ही लोग, या फिर जितना जरूरत उससे कम भी नहीं है। नेक्स्ट, वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन, किसके ऊपर ऐसा नहीं कि कुछ लोगों के ऊपर ज्यादा वर्कलोड हो और कुछ लोगों के ऊपर कम। प्रोडक्टिविटी, पिछले साल से आपका प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ा है या घटा है, ठीक है, और रीजन क्या है उसके पीछे। मान लो पिछले साल के कंपैरिजन इस बार प्रोडक्टिविटी बढ़ा है, बट आपका क्वालिटी डिग्रेड हो गया। नेक्स्ट, प्रॉफिटेबिलिटी, जॉब परफॉर्मेंस और कॉस्ट मॉनिटरिंग। कॉस्ट मॉनिटरिंग का मतलब है कॉस्ट के ऊपर नजर रखना कि कहीं पे कॉस्ट ज्यादा या कम तो नहीं हो रहा है। इससे इतना तो समझ में आता है कि परफॉर्मेंस ऑडिट इज नॉट कंसर्न विद वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। The auditor conducting performance audit is not required to report on reliability or fairness. जो इंसान परफॉर्मेंस ऑडिट करते हैं उसको किसी भी तरह का रिपोर्ट बना के देना नहीं पड़ता है ऑन रिलायबिलिटी एंड फेयरनेस, मतलब ट्रूथ और फेयरनेस पे कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में उसको कुछ कमेंट करने की जरूरत नहीं है। रेदर हिज ऑब्जेक्टिव, उसका बस ऑब्जेक्टिव इतना रहता है, इनेबल द मैनेजमेंट टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस इन डिफरेंट की एरिया। वो जो ऑडिट करता है बस इस मकसद से वो ऑडिट होता है कि जो मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट खुद को बस हर साल कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर खुद को बस इम्प्रूव कर पाए डिफरेंट की एरिया में। की एरिया का मतलब ऊपर जो हम लोग पूरा एक लाइन मार्क किए थे ना, बाय अप्रेजल ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस इन वेरियस की एरिया, द ऑडिटर ट्राई टू गो टू द रूट ऑफ इनएफिशिएंसी। इस ऑडिट में अगर मान लो पिछले साल से सब कुछ नुकसान में ही जा रहा है, पिछले साल के कंपैरिजन इस बार पिछले साल से ज्यादा कॉस्ट भी इस बार लगा, पिछले साल से कम प्रोडक्शन भी हुआ, हर कुछ निगेटिव में जा रहा है, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में ये ऑडिटर का कोशिश रहता है कि वो रूट तक जाए कि पिछले साल से इस साल आप लोग इनएफिशिएंट क्यों है, पिछले साल ज्यादा एफिशिएंट है इस बार, और ऐसा क्यों हो रहा है और उसको कैसे ठीक किया जाए, नेसेसरी मेजर्स क्या क्या लेना होगा in order to improve the quality of work, the standard of performance and expected level of efficiency in different key area are to be set beforehand. ऑडिटर अपने मन से कोई चीज जज नहीं करेगा, दो चीज पे जज करेगा। एक, आपका पिछले साल का परफॉर्मेंस क्या था, पिछले साल उतना ही टाइम उतना ही वर्कर उतना ही सब कुछ मिला था, तो इस बार परफॉर्मेंस क्यों खराब हुआ। और दूसरा चीज, हम नहीं पूछ रहे हैं, हम नहीं बता रहे, तुम बताओ, मतलब कंपनी से पूछा जाए तुम बताओ कि 1 घंटा में कितने यूनिट बनना चाहिए,
वो खुद बोलेगा 20-25 दिन। तुम बोले हो, तुम अपने स्टैंडर्ड पहले तो सेट करके रखे। इस बार उस तरह का प्रोडक्शन नहीं हुआ। 1 घंटा में तुम कह रहा है 20 बनना चाहिए, इस बार तुम लोग 1 घंटा में मात्र 12-12 पीस बनाए। हम तो नहीं जज किए, हाँ बोल दिए। हाँ, तो हम नहीं जज कर रहे, तुम जो मेरे को डेटा दियो, रिपोर्ट दियो, उससे हम कंपैरिजन करेंगे। तो ऑडिट का काम हैंड ओवर करने से पहले, ठीक है, पहले से कंपनी खुद से स्टैंडर्ड सेट। द मैनेजमेंट शुड अरेंज द रीचिंग दो टारगेट। मैनेजमेंट खुद अरेंज करके देगा कि क्या क्या उसका टारगेट। द टास्क ऑफ ऑडिटर इज टू जज सक्सेस और फेलियर। कंपनी सक्सेस हुआ है या फेलियर हुआ है, कंपनी का मैनेजमेंट सक्सेस हुआ है या फेलियर हुआ है अपने टारगेट को अचीव करने में। सो इट कैन बी सेड दैट द परफॉर्मेंस ऑडिट इज टू रिव्यू वेदर एन एंटिटी बिफोर एबल टू रीच द टारगेट और नॉट। इस वजह से बोला जा रहा है कि परफॉर्मेंस ऑडिट, ठीक है, रिव्यू है, क्या है, कंप्लीट ऑडिट। परफॉर्मेंस ऑडिट का मतलब है रिव्यू करना, ठीक है। 1 मिनट टाइम देना। ना देखो, अभी बोले ना परफॉर्मेंस ऑडिट पूरा प्योर ऑडिट नहीं है। क्या है वो, रिव्यू करना खाली, कि मैनेजमेंट अपना टारगेट तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। तो परफॉर्मेंस ऑडिट का मतलब है भैया रिव्यू करना, और रिव्यू करने के लिए जो स्टैंडर्ड यूज होता है, ये पढ़ाया हुआ था डे 1 में। 1000 to 2000। तो यहाँ पे क्या लगता है, SRE। यहाँ पे यूज होता है स्टैंडर्ड ऑफ रिव्यू। 2000 से लेकर के, कोई दिक्कत, इससे पूरा ऑडिट का स्टैंडर्ड नहीं लगता, इसमें किसका स्टैंडर्ड लगता है, स्टैंडर्ड ऑफ रिव्यू। 2000 से लेकर के, अच्छा, इसमें फाइनेंशियल रिपोर्ट पे कोई कमेंट नहीं किया जाएगा। इसमें बस कुछ की एरिया है उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। की एरिया यहाँ से यहाँ तक मार्क किया हुआ है। ये मेन करवाता कौन है, हर ऑडिट करवाता है शेयर होल्डर लोग, गवर्नमेंट वगैरह ये लोग। परफॉर्मेंस ऑडिट खुद मैनेजमेंट करवाता है, खुद ही टारगेट देता है, खुद ही लास्ट ईयर का रिपोर्ट देता है कि कंपेयर करके बताओ कि पिछले साल से इस बार हम लोग एफिशिएंट है या एफिशिएंट नहीं थे। दूसरा चीज कि हम अपना टारगेट अचीव कर पाए या नहीं कर पाए। ये होता है परफॉर्मेंस ऑडिट।
हम्म, performance audit, the auditor will see whether staff partner are balanced, there is a neither overstaffing or nor understaffing, ना ज्यादा स्टाफ होना चाहिए ना कम स्टाफ। सबसे पहला क्या क्या चीज चेक करता है परफॉर्मेंस ऑडिट में आके, कंपनी में जितना एम्प्लॉय का जरूरत है उतना एम्प्लॉय होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। दूसरा तो हटा देगा, राइट पर्सन हैव बीन प्लेस्ड एट राइट जॉब, सही इंसान को सही काम दिया गया या नहीं। इंसेंटिव स्कीम इज लिंक्ड विद द इफिशिएंसी, कंपनी में इंसेंटिव मिलता है, क्या मिलता है? इंसेंटिव। देखो सैलरी सबका फिक्स होता है, इंसेंटिव क्या होता है? जैसा आपका परफॉर्मेंस रहेगा वैसा आपको, ठीक है। दूसरा, ओवर टाइम इज विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट, आप लोगों से ओवर टाइम करवाओ कोई दिक्कत नहीं है, बट एक्सेप्टेबल लिमिट में। बात समझ आता हूँ? आप किसी भी एम्प्लॉय को एक वीक में 50 घंटा से ज्यादा काम नहीं करवा सकते। ओवर टाइम लेके, बात समझ आता हूँ? बशर्ते उस वर्कर का अपना खुद का इच्छा होना चाहिए, अगर उसका बॉडी अलाउ करे कि नहीं और 10 घंटा काम करें तो अलग बात है। बस 8 घंटा होता है, 8 घंटा, और वीक में 6 डे, 8 6 48, 2 घंटा कंपनी के एंट्री से एग्जिट के लिए, वो भी 9 घंटा में। आपको ये भी रूल है कि कंटिन्यूस 5 घंटा से ज्यादा काम नहीं करवा सकते, 5 घंटा बाद आपको एक ब्रेक देना पड़ेगा। बात समझ आया तो? अच्छा, accumulation of the work is due to any bottleneck and non availability of resources, कहीं ज्यादा कुछ काम इकट्ठा तो नहीं हो गया ना क्योंकि एम्प्लॉय कम है, ठीक है, या फिर आप लोग के पास मैनेजमेंट नहीं है। मेरे पापा कल रात को घर नहीं आए, अब ये बात अभी क्या कर रहे हैं, जब उनको पता है कि टैक्स ऑडिट का टाइम लास्ट डेट चल रहा है, पहले से काम संभालना चाहिए। अकेला पर्सन 3 4 स्टाफ के साथ, और काम इतना सारा, और एंड मोमेंट में लेके बैठे तो क्या होगा? वर्किंग क्वालिटी उनका घटेगा ही ना, रात को तो उतने एफिशिएंटली काम नहीं किए होंगे। बात समझ में आता? Productivity is monitored by the management. Regular and necessary steps are taken by the management for improvement of productivity. Productivity is monitored by the management. Regularly and necessary steps are taken management of the improvement of productivity. ऐसा तुम लोग के साथ भी नहीं कि आज अगर तुम लोग कोई चैप्टर लेके बैठे अगर उसका 10 सॉन्ग्स बना रहे हो तो कल भी 10 ही सॉन्ग बनाओ, कंपलसरी नहीं है। यही कंपलसरी नहीं कि आज पढ़े तो कल पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। सबसे बड़ा बात तो ये है, यहाँ पे भी सेम बात है। जब तुम इंडिविजुअल का गारंटी नहीं दे सकते खुद का, तुमको इतना सारा एम्प्लॉय है, 10,000 एम्प्लॉय आज मिल करके 10 लाख यूनिट बनाया है, 10,000 एम्प्लॉय मिलकर 10 लाख यूनिट बनाया है, कल भी उस 10,000 एम्प्लॉय से 10 लाख के ऊपर ही बनवाना है कम। और अगर मान लो कल के डेट में कम बन भी गया प्रोडक्शन 9 लाख, तो परसों आपके ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा कि उस दिन का 10 लाख और 1 लाख आपको 11 लाख प्रोडक्शन करवाना है। बात समझ में आया तो? अच्छा, सबका मूड कंट्रोल हो सकता है कि सबको इतना प्रोडक्शन कर पाए, सामान बना पाए? आंसर इज नो। अब यहाँ पे जरूरत क्या रहेगा, आदमी को काम में मन तभी लगेगा जब उसका वर्किंग इन्वायरमेंट, जहाँ पे काम कर रहा है वहां पे वर्किंग इन्वायरमेंट अच्छा हो। तो परफॉर्मेंस ऑडिट किससे कोरिलेट कर रहा है? इन्वायरमेंट से। इसी वजह से एक तो इन्वायरमेंटल ऑडिट भी तुम लोग का टॉपिक है। बात समझ आया तो? मार्शल हाउस में जाओगे तुमको सैलरी 50,000 मिल जाएगा, लेकिन तुमको काम करने का मन नहीं करेगा। अकाउंटेंट को पता कहाँ बिठाता है? इतना छोटा दुकान है, अकाउंटेंट छज्जा में बैठ के अकाउंट्स का एंट्री कर रहा है। वो भी अकाउंटेंट इतना टैलेंटेड, उसको पुड़िया खाने का शौक है, वहां से थूक रहा है बाहर। मन करेगा? अच्छा, क्वालिटी ऑफ जॉब एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट। अच्छा, क्वालिटी ऑफ जॉब का मतलब क्या होता है? नौकरी नहीं देना है, कस्टमर के अकॉर्डिंग वर्कर लोग को नौकरी नहीं देना है। क्वालिटी ऑफ जॉब का मतलब होता है कि जो भी आप सामान या प्रोडक्शन करके दे रहे हो
वो एज पर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मतलब कस्टमर के ओरिएंटेड हो। बस समझ तो दो तरह से प्रोडक्शन होता है। एक कंपनी अपना प्री प्लान डिजाइन सब रखता है, उस हिसाब से प्रोड्यूस करके सामान दे देता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे ये जो टी शर्ट है मेरा, एक प्री प्लान है, ऐसा 50 आदमी के पास मिलेगा। लेकिन जो एमटीएस वाला टी शर्ट पहनते हो कस्टमाइज है। तो जब वो टी शर्ट बना होगा, बस ना, तब वहां पे जॉब वर्क नंबर मिला होगा। क्या मिला होगा? जॉब वर्क नंबर। कॉस्ट का सम्स करते हैं तो जॉब नंबर लिखा रहता है ना, जॉब वर्क नंबर। उस जॉब वर्क का बात कर रहे हैं कि वो जो जॉब वर्क, जो प्रोडक्शन होना चाहिए, किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, जैसा कस्टमर डिमांड कर रहा है। बस ना। तो घर में कोई फंक्शन है, कार्ड छपवाने जाओगे, कस्टमाइज कार्ड छपवाओगे। ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारे घर का पार्टी किसी और का नाम लिखा होगा कार्ड पे। तो जाके कस्टमाइजेशन दोगे ना वहां पे। जब तुम कस्टमाइजेशन दोगे तो क्या करेगा, एक वर्कशीट बनाएगा। क्या बनाएगा? कितना पीस चाहिए उसके अकॉर्डिंग तैयार करेगा। उस चीज का बात बोल रहा है कि कस्टमर्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। बस वर्कशीट से लेकर के पूरा वर्क तक, कि एट लास्ट कस्टमर को याद है कि हम क्या कमिट करके गए थे और कितना काम हुआ है। बस समझे आप? वेरियस वेरियस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आर इन कंसिस्टेंसी विद द स्टैंडर्ड। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तीन प्रॉफिट रेशियो होता है ना। ये तीन रेशियो को चेक करना कि पिछले साल से ज्यादा है या पिछले साल से कम है। बस समझा तो। नेक्स्ट, by examine the above area, performance audit bring to the right various inefficiencies and loophole in the performance of the business। इस ऑडिट को करवाने से क्या होता है, आपका इनएफिशिएंसी का कारण और कहाँ का आपका लूपहोल, मतलब कहाँ का आपका मिस्टेक हो रहा है, ये पता चलता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट कैन बी समराइज एज फॉलो। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? सबसे पहला, टू इंश्योर द प्रॉपर मैन पावर। जितना वहां पे की था ना, की फैक्टर, वो सब मैन पावर ढंग से काम कर रहा है और उनके ऊपर वर्कलोड उतना ही होना चाहिए जितना वो काम परफॉर्म कर पाए। दूसरा, रिव्यू करना परफॉर्मेंस ऑफ द की एमपी का, ठीक है, की मैनेजरियल पर्सन। तीसरा, टू आइडेंटिफाई दोज एरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द लो प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। याहू दिन पे दिन खत्म हो रहा है, गूगल दिन पे दिन ग्रो करते जा रहा है। उसका रीजन क्या है? वर्कर्स। उसका दिक्कत है एग्जीक्यूशन। क्या? एग्जीक्यूशन। क्या दिक्कत है? और एग्जीक्यूशन का काम करता कौन है गूगल के लिए? सुंदर पिचाई। वो बंदा अपना हर एक नया चीज ट्राई करते जा रहा है। उसको डर लग रहा था कि एआई उसका बिजनेस खा जाएगा, वो एआई के ऊपर भी वर्क कर रहा है। बट याहू का जो सीईओ है, ठीक है, वो क्या है? इनएफिशिएंट। तो केवल वर्कर, आप जो डायरेक्शन दोगे वो काम करेगा। वर्कर, आप जो डायरेक्शन दोगे वो काम करेगा। बात समझ तो। लेकिन जो सीईओ या जो सीएफओ है, वो कस्टमर का रिव्यू ले करके डायरेक्शन देगा ना। याहू इस पे फोकस ही नहीं करता है। बात समझ आया? जरूरी नहीं है कि जिस पैटर्न या जिस तरीका से आपको सही लगे, हर बार वो चीज सही होता है। बात समझ आया? तो याहू का प्लानिंग अलग है और गूगल का प्लानिंग अलग है। गूगल के पास आज पैसा का कमी है क्या? वो फोन में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। फोन बना सकता है ना, कितना फोन का मार्केट में फोकस करता है। तो जिस कंपनी को जाए उस कंपनी को बोलेगा भाई एंड्रॉइड हम बेच रहे हैं, कहते तुम नहीं बनाएगा हम बनाएंगे, बोल सकता है ना। बट उसको अपना मार्केट पता है कि हमको केवल सर्च इंजन के ऊपर ही काम करना है। बात समझ तो है या ना। तो वही बात यहाँ पे कर रहा है कि केएमपीस को भी अपना काम करने आना चाहिए। नेक्स्ट, टू सी दैट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट। जब आता हम बोले मार्केट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, टू सी दैट द एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर बीइंग सॉरी प्रॉपर्ली यूटिलाइज। ठीक है, कह रहा है कि जो एसेट्स है कंपनी का, वो टोटली मतलब पूरे तरीके से अच्छा से यूटिलाइज होना चाहिए। मेरा भी कंपनी है, ठीक है, हम भी कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। मेरा एसेट्स प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं हो रहा। हर क्लास में बोर्ड यूज होगा क्या? बेंच यूज हुआ क्या? कहाँ? बैग रखने के लिए बना है, बैठने के लिए बना है।
क्या हुआ? हाँ माँ। हाँ। नेक्स्ट, प्रोप्राइटरी ऑडिट। The term proprietary denote the appropriateness or rightness. So the proprietary audit can be defined as the assessment of rightness of managerial decision in connection with the various financial events or transaction of the business. Proprietary audit क्या होता है? मालिक बहुत बार बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस करता है, मतलब फर्दर कैपिटल देता है, और बहुत बार बिजनेस से पैसा विड्रॉ करता है। हर एक ट्रांजेक्शन सही और जेन्युइन, कई बार अपना ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए वो काम करता है, कई बार बिजनेस से जितना पैसा निकालना चाहिए उससे ज्यादा पैसा निकालता है। यहाँ पे उसका प्रोप्राइटरी चेक हो रहा है, मतलब उसका नेचर, उसका बिहेवियर चेक हो रहा है। बात समझ आया? तो मतलब ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत किससे रिलेटेड है? फाइनेंशियल अकाउंट रिपोर्ट से। हाँ या ना? इट वेरीफाई वेदर, या तो वेदर ऑल द ट्रांजेक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और नॉट, कि सारा का सारा ट्रांजेक्शन जो प्रोपराइटर के द्वारा किया गया है, कंपनी से लेन देन, वो सारा कंपनी के हित में किया गया है कि नहीं, कंपनी के लिए वो फायदेमंद है या नहीं। दूसरा, प्रोपराइटरी ऑडिट सी वेदर ऑल द एम्प्लॉय एक्सरसाइज सेम डिग्री ऑफ स्किल, केयर एंड कॉशन इन एग्जीक्यूटिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन एज सपोज टू डू इन केस ऑफ देयर पर्सनल ट्रांजेक्शन। दूसरा, कंपनी का जितना भी एम्प्लॉय है, सारा का सारा एम्प्लॉय बिजनेस का कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो उतना केयर और कंसर्न दिखाता है या नहीं दिखाता है, जैसे कि वो अपना जब पर्सनल ट्रांजेक्शन करता है। बात समझ में है? तो इन अदर वर्ड, it is seen whether all the transactions are fair or compatible with the interests of the company and conduct with the expected level of efficiency. अब प्रॉब्लम क्या है, अगर ब्लैक मनी, ठीक है, तो क्या करेगा? 5 5 10 मार्क्स आएगा तो अच्छा। प्रॉब्लम क्या है कि अगर भले कंपनी ब्लैक मनी को बिजनेस में लगा दे, दिक्कत क्या, बहुत बड़ा दिक्कत है, बहुत बड़ा दिक्कत है। मेरा कोई क्राइम, ठीक है, अगर हम तुम्हारे सर पे दे दे तो किसका जान जाएगा? जेल कौन जाएगा, हम कि तुम? ऑफ कोर्स तुम। ठीक उसी तरह कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, हम नेचुरल पर्सन है। मेरा ब्लैक मनी हम बिजनेस में लगा दिए, मतलब मेरा गलती हम किसको दे दिए? बिजनेस को। मेरे गलती का वजह से बंद कौन होगा? एक आर्टिफिशियल पर्सन। बिजनेस बंद होगा, जब बिजनेस बंद होगा सारे एम्प्लॉय को जॉब गया, है ना? ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सी दैट all the expenditure have been incurred in the best interest of the company। जो भी खर्चा किया गया वो खर्चा कंपनी के लिए फायदेमंद है, जो भी खर्चा किया गया वो खर्चा कंपनी के लिए फायदेमंद है। किसका? प्रोप्राइटरी ऑडिट का। इसका मतलब बस इतना ही कि जो प्रोप्राइटर होता है, मतलब बिजनेस का जो मालिक है, वो जो भी ट्रांजेक्शन बिजनेस के रिगार्डिंग कर रहा है, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल और विड्रॉ ऑफ कैपिटल, जो भी पैसा डालता है निकालता है, जो भी पैसा, ठीक है, वो सारा जेन्युइन है या नहीं है, उसको उतना निकालने का राइट है भी या नहीं। बस कंपनी लॉस हो रहा है, कंपनी लॉस हो रहा है, बट वो हर साल पहले अपना 12 लाख रुपया विड्रॉ कर लेता है, ये तो गलत है ना? हाँ या ना? वो टारगेट बना के रखा है कि हर बार, टारगेट क्या बना के रखा है, हर बार 1 लाख रुपया महीना हम विड्रॉ करेंगे। सपोज करो ट्यूशन का 1 1.5 लाख रुपया रेवेन्यू नहीं है, ठीक है, बट हम टारगेट करके रखे कि हर महीने इस ट्यूशन से 50 हजार निकालेंगे। क्या करेंगे? अब इस ट्यूशन से 50 हजार रुपया निकालने के लिए यहाँ पे रेवेन्यू भी तो आना चाहिए ना?
अब रेवेन्यू तो आ नहीं रहा है, हम क्या करेंगे, एमपीएस कॉमर्स के नाम पे लोन ले लेंगे और लोन का पैसा खुद को सैलरी बोल बोल के देंगे। ये तो गलत है ना। अगर तुम ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो हर महीना मेरे को मेरा सैलरी मिल रहा है, इसमें गलत क्या है? बट कंपनी लोन लेकर के सैलरी देगा, तो फिर ऐसा एम्प्लॉय रखने का फायदा ही क्या? जिसका काम के चलते इफिशियंसी भी उतना क्रिएट नहीं है और हर महीना उसको विड्रॉ। और हम तो इसके एम्प्लॉय नहीं है, हम कह रहे हैं कि डायरेक्टर या प्रोपराइटर इस बिजनेस के हैं। तो इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, कंपनी के नाम पे लोन लेकर के अपना हम ड्रीम्स फुलफिल कर रहे हैं कि बाद में अगर कोई फंसे भी तो कौन फंसे? कंपनी। हम तो क्या विड्रॉ किए हैं, सैलरी विड्रॉ किए हैं। बात समझ में आया? तो इन सब चीजों को चेकआउट कर रहा है। दूसरा, to ensure that the expenditure is not prima facie more than what it should be under the given circumstances. Prima facie का मतलब क्या होता है शुभम? प्राइमा फेसी का मतलब क्या होता है? एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है, ये सामान है ना, अब इसका ओनर कौन है? तो इस सामान को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? अगर ये फोन के पड़ा रहेगा तो मैं क्या बोलूंगा? किसका फोन है, भैया का फोन या मंजिला का फोन है, हाँ या ना? बस सपोज करो ये फोन हम भेज दिए किसी और को, भेज दिया, अब ये फोन किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो जनरली ये होता है रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है? हम लोग सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में फाउंडेशन में पढ़े थे, या फिर फर्स्ट सेमेस्टर में ग्रेजुएशन का, कि जैसे जैसे सामान बिकते जाता है उस तरह से। यहाँ पे प्राइमा फेसी का मतलब है कि कंपनी जो भी खर्चा कर रहा है वो खर्चा किस लिए और किस नाम पे कर रहा है। बात समझे तो? एक एग्जांपल बताते हैं, कंपनी में 5 डायरेक्टर है, वो पांचों डायरेक्टर का जो लड़का लड़की है वो कोई महंगा से स्कूल में पढ़ता है और उसका फीस का पेमेंट, किसका पेमेंट? फीस का पेमेंट कंपनी का बैंक अकाउंट से हो रहा है। ये सही कि गलत है? गलत है, क्योंकि वो खर्चा किस प्राइमा फेसी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्टर का पर्सनल एक्सपेंडिचर। बात समझे? या मालिक का पर्सनल एक्सपेंडिचर को, हाँ या ना? बात समझे आपको? अच्छा, रिलायंस कंपनी किसका? मुकेश अंबानी का। अभी रिसेंटली मान लो अपने घर में किसी ने शादी किया और लेकर के कंपनी से, कौन सा बड़ा बात है, 700-800 करोड़ रुपए विड्रॉ करके शादी करवा लिया। तो दिक्कत है इसमें? दिक्कत है। आप अलग है, कंपनी अलग है। आप जो 800 करोड़ रुपए विड्रॉ किए हो कंपनी से अपना बेटी का शादी, वो आपका पर्सनल एक्सपेंसेस है ना, वो कंपनी में क्यों दिख रहा है? तो भैया इसे तो मुकेश अंबानी के पैसा ही नहीं निकाल पाएंगे, निकालो। तुम्हारा डिविडेंड पड़ा हुआ है कंपनी में, उसको यूज करो। अगर तुमको 700-800 करोड़ रुपए चाहिए तो इतना सारा कंपनी में शेयर्स है, उसको बेचो। तुम शेयर्स बेच नहीं रहे हो, कुछ गिरवी रख नहीं रहे हो, और कंपनी से पूरा फंड क्या किया जा रहा है, विड्रॉ करते हैं। सही है कि गलत है? गलत है। उन्हीं सब चीजों का बात कर रहा है यहाँ पे प्राइमा फेस। ठीक है, टू लुक वेदर the important business decisions are taken by the management are in conformity with the general accepted custom and stand of the conduct। यहाँ पे बात हो रहा है मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। मैनेजमेंट जो भी डिसीजन लिया, ठीक है, जो भी डिसीजन लिया, अगर मान लो डिसीजन फॉर एग्जांपल बियॉन्ड द कैपेसिटी भी था, क्या था? बियॉन्ड द कैपेसिटी भी था, लेकिन अगर कंपनी को बचाने के पर्पज से लिया है, तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। बस इस चीज आपको प्रूफ करना है। बात समझे तो? जैसे एक बात बताओ, किसी फैक्ट्री में आग लग जाता है, ठीक है, तो सबसे पहले कॉल करके कौन बुलाएगा? किसको बुलाया जाएगा? फायर ब्रिगेड। और कॉल कौन करेगा? वॉचमैन। ठीक है, वॉचमैन नहीं वहां पे, वॉचमैन नहीं। तो जो भी देखेगा वो कॉल करके बुला देगा। अब बाद में जो मालिक है बोला हम तो चाहते थे फैक्ट्री जले, तुम काहे बुलाया? तो उसका गलती है क्या? मान लो प्यून ही कॉल करके बुला दिया कि हम तो चाहते थे कि फैक्ट्री जल जाए, इंश्योरेंस का पैसा हमको मिलेगा। फैक्ट्री का इंश्योरेंस होता है ना। प्यून तुम्हारा गलती, तुम क्यों बुलाया, हाँ या ना? प्यून तुम्हारा गलती, तुम क्यों बुलाया? वॉचमैन को देखा नहीं साइड हट गया तो तुमको बुद्धि लगाना चाहिए था। मेरे जगह कोई भी आदमी रहता तो वही काम करता। तो अगर कोई भी ऐसा डिसीजन मैनेजमेंट के द्वारा लिया गया, अब मैनेजमेंट का मतलब खाली ये नहीं होता टॉप लेवल, तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट आता है ना, टॉप मिडिल लेवल, सारा कोई भी इंसान कोई भी काम किया है, अगर वो कंपनी को कमर्शियल लॉस से बचाने के लिए किया है, तो फिर उसका खर्चा या फिर उसका वो हरकत जेन्युइन है। बात समझ में आया तो?
ये देखो क्या बोल रहा है, इन अदर वर्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टली indirectly benefited from a business decision taken by him. Next, to see that no allowance such as traveling allowances, medical allowances is being used as a source of profitability by the executive. ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिलता है और मेडिकल अलाउंसेस मिलता है, ठीक है। अच्छा एक बार बताओ, मेरे पास कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है और हम हर महीना बोल दें कि कुछ हो जाए ना, 1000 रुपये तुमको मेडिकल अलाउंसेस मिलेगा। अब किसी महीना तबीयत खराब हुआ था तो ठीक है 1000 रुपये, जिस महीना तबीयत खराब नहीं हो वो 1000 रुपये तो उसका बेनिफिट हो गया। और जिस महीना तबीयत इतना ज्यादा खराब हो गया कि 1000 नहीं, लाख से काम चलेगा, तब क्या किया जाएगा? तो एक काम किया जाए, उसको हर महीने एक फिक्स इनकम दिया जाए, वो अपना पैसा सेव करेगा। कोई एम्प्लॉय अपने से अपना पैसा सेव करेगा? यहाँ पे इतना आदमी है किसके पापा का सैलरी आता है और वो अपना मेडिकल का पैसा हर महीना अलग से साइड करते हैं। नहीं, 10,000 रुपये, तबीयत खराब हो या ना खराब हो, 5,000 रुपये साइड, 3,000, दो कुछ भी साइड करते हैं। एक एम्प्लॉय के हाथ में जो भी पैसा पड़ेगा, जो भी पैसा, उसको खर्च ही कर देगा, किसी एक पर्टिकुलर पर्पज के साइड करके नहीं रखेगा। एक दो आदमी को एक्सेप्शन होगा तो होगा, सबसे पहला बात। दूसरा बात है तो भैया क्या उन लोग को पैसा नहीं दिया जाए? उन लोग को पैसा दिया जाए, बट उन लोग के हाथ में दी कंपनी अपने पास ईएसआई प्रोविडेंट फंड का फंड अलग से बना के रखे, जब जरूरत पड़े तब ईएसआई और प्रोविडेंट फंड से पैसा वगैरह दिया जाए। दूसरा चीज, वो जो फंड है, वो फंड कभी भी, वो फंड है ना, जैसे रिजर्व होता है, सरप्लस होता है, रिजर्व एंड सरप्लस फंड होता है, वैसे वो फंड कभी भी आपका प्रॉफिटेबिलिटी में काउंट, जैसे जब बैलेंस शीट बनता है तो क्या लिखते हैं, इक्विटी शेयर 1 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस फंड 1 लाख, तो टोटल क्या होता है, 2 लाख। तो कंपनी के पास सब मेडिकल पीएफ ये सभी फंड पड़ा है ना, वो सब कभी भी प्रॉफिटेबिलिटी में काउंट, कंपनी मर जाए कुछ भी हो जाए वो पैसा को टच नहीं करेगा। बात समझ आया? तो प्रोप्राइटरी ऑडिट में ये भी देखा जाता है, अल्टरनेटिव प्लान फॉर एक्शन कैन बी इम्प्रूव और बेटर रिजल्ट। अच्छा एक बार बताओ, सबको पीएल अप्रोप्रिएशन पड़ा होगा, सबको ही। अगर कोई भी इंसान महीना के स्टार्टिंग में ड्राइंग करता है, पैसा विड्रॉ करता है, तो क्या होता है, इंटरेस्ट 6.5/100 होता है ना, टाइम पीरियड। क्या था? अच्छा, वही नहीं, फोन का नहीं उठा रहा था। अच्छा, दूसरा, अगर मैं मंथ के बीच में विड्रॉ करता है तो 6/12, और एंड में विड्रॉ करता है तो 5.5/12। अब जाहिर सी बात है, अगर साल के स्टार्टिंग में आप पैसा निकाल रहे हो तो कितना लगेगा, 6.5/12। बीच में निकालोगे तो 6/12, एंड में निकालोगे तो 5.5। इसमें सिंपल सिंपल समझ में आ रहा है कि जो सबसे पहला वाला है 6.5/12, इससे कंपनी को ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, हाँ या ना? बात समझ में आ रहा है? तो कोई दिक्कत है इसमें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसे ही मिलता है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये सब। तो इससे कंपनी को ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा अगर 6.5 रहेगा। तो अल्टरनेटिव प्लान से चेक करना है कि उसमें फायदा है या नहीं, और अगर उससे फायदा है तो उसी अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट होगा। बात समझा? तो ऑल द ट्रांजेक्शन आर फेयर, कंपनी का फायदा देखना अच्छा बात है, तो एक काम करो, मेरा होटल है, क्या है, जो भी कस्टमर आता है 5-5 दिन का बासी खिलाते रहो, भर भर के होटल को फायदा है। फायदा नहीं है? तुम आ जाओगे मेरे होटल में खाने 6 दिन पहले का बटर पनीर, बस एक तो बटर का टिक्की नया डाल करके दे देंगे, फायदा है कि नहीं है? बट क्या वो फेयर है ऐसा करना कंज्यूमर के साथ? अब देखना तीसरा लाइन पे कितना गुस्सा आएगा जब समझाएंगे। द इंश्योर दैट द ट्रांजेक्शन ऑफ प्रोटेक्ट टू कैपिटल ऑफ एंटिटी डू नॉट रिजल्ट द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तुम कह रहा कंपनी का फायदा होना चाहिए, कस्टमर को बाकी नहीं दे सकते हैं, और वेस्ट भी नहीं होना चाहिए, तीनों काम एक संग कैसे होगा? यहाँ तो सिर्फ कंपनी का फायदा बोलो, हम कुछ भी खिलाते पिलाते रहेंगे, हाँ या ना? या तो खाली कंपनी का फायदा बोलो, होटल का फायदा बोलो, हाँ या ना? तुम बोला होटल का फायदा होना चाहिए, कस्टमर को खराब सामान नहीं मिलना चाहिए,
तो कस्टमर को खराब सामान नहीं मिलेगा, तो जितना ज्यादा रॉ मटेरियल वो सब वेस्ट होगा, और वेस्ट भी नहीं होना चाहिए। तीनों चीज कैसे मैनेज किया जाए, बोला हमको नहीं पता, तुमको मैनेज मत तो। अब इसी सब चीज के लिए फिर कंपनी मजबूर हो जाता है एक नया एम्प्लॉय रखने के लिए, जिसको कहते हैं कॉस्ट अकाउंटेंट। वो तुमको बताएगा ईओक्यू, कितना सामान मंगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कि इतना ही सामान मंगाओ कि जितना तुम्हारा ना वेस्ट हो ना कम पड़े। बात समझ आया? तो स्टॉक लेकर कैसे बनाए, बात है। तब वहां से जरूरत धीरे धीरे होना स्टार्ट, बात समझ आया? तो अब घर में कोई ये स्कीम मत लगाना, 3 दिन से चावल बहुत फेंका रहा है, कॉस्ट अकाउंटेंट रखो, यू क्यों बोलना। हम लोग के घर में ऑलरेडी सबसे टॉप लेवल मैनेजमेंट रहता है, ठीक है, 3 4 जाने हैं, मतलब घर की बड़ी बहन, मम्मी, ये लोग है, तब तो चाची, ये लोग पूरे मैनेजमेंट पूरा कंप्लीट है रहता। अच्छा, the importance of the proprietary audit need not be overemphasized. The present business world is characterized with the separation between the management and ownership. Now the person entrusted with the responsibility of the management of business come for a short period of time. देखो ऐसा हम लोग का नेता लोग तो भी संग है, बट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट और ओनरशिप मिक्स नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो? तो अगर मैनेजमेंट और ओनरशिप मिक्स हो गया तो वही होगा जो कंट्री के संग हो रहा है। हर पॉलिटिशियन को पता है कि हम एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए 5 साल 10 साल 15 साल जितना लूट सकते हैं कंट्री को लूटो। और यही सेम हैबिट किसका बन जाएगा, मैनेजमेंट का। जानता है कि हम जो जॉब कर रहे हैं 5 साल 10 साल 15 साल, उसके बाद हम इस पोजीशन से हट जाएंगे या तो किसी और कंपनी, तो जितना दिन है बस कंपनी को लूटो। आज जैसली टेक्सटाइल ऑलमोस्ट बर्बाद के कगार पे है, उसके पास कुछ फंड उन ढंग से बचा ही नहीं है। डूबने का रीजन क्या है, डूबने का रीजन क्या है? मिस्टर डीएन सिंह, मिस्टर सिन्हा, ये 2 जान, ये टॉप क्लास 2 आदमी है, ठीक है, और मिस्टर राय जी, 3। ये 3 आदमी ऐसा है जो उसका मैनेजमेंट संभालता था, मैनेजमेंट देखता था, और पूरा जयश्री को खोखला कर दिया अंदर से। उसके पास फंड रिसोर्सेस कुछ बचा ही नहीं है। हमारे मौसा जी और फूफा जी जब काम करते थे उसमें, जाएंगे बस अटेंडेंस अटेंडेंस दे के चल आएंगे, काम नहीं हुआ है, बट ओवर टाइम का पैसा मिलेगा। और अब ये सब फैसिलिटी खत्म हो गया है, मैं समझ आता हूँ। जो डीएन सिंह का कारखाना है पीछे, जो मोनू राय के पापा हैं, इतना लूटा है कि उसका बेटा भी क्रिमिनल एक्टिविटीज किया था बड़ा बाजार में, अरेस्ट हुआ है, ऑन स्पॉट 50 लाख रुपए दिया। सोचो जैसपी को किस हद तक लूटा गया। एक उसका बेटा का आदत ही वही है, 50 लाख रुपए ऑन स्पॉट दिया। बस है तो कहाँ से इतना उसको अंदर से निचोड़ा। यही चीज बस फोकस यही चीज बस फोकस करना है, यही चीज बस फोकस करना है कि ओनरशिप और मैनेजमेंट मिक्स। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड, दे लीव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विदाउट टेकिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब टाइम खत्म होगा कंपनी छोड़ के चल जाएगा, और उसका लगता है वो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने माथा पे लेगा। आज बंगाल में 90% फैक्ट्रीज बंद हो रहा, 90% फैक्ट्रीज बंद हुआ, इतना बड़ा कुसुम फैक्ट्री बंद हो गया। रीजन क्या है, लैक ऑफ मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट अपने आप को क्या समझ लिया था उस 5 साल 6 साल जब भी बना, खुद को ओनर, जितना हो सका उतना कंपनी को लूटा है फॉर देयर पास्ट डिसीजन। सो इट नॉट uncommon that the top executive get involved in the various type of scam for the personal gain। कहीं ऐसा ना हो कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो सारे स्कैम में इन्वॉल्व हो, अपने आप को पर्सनल गेन मतलब अपना पर्सनल बेनिफिट्स के लिए। क्या क्या पॉइंट है, सबसे पहला, इट एक्ट एज द डिटरेंट टू अंडरटेकिंग एनी ट्रांजेक्शन फॉर द पर्सनल बेनिफिट। इसी वजह से शुरू से ध्यान रखो कि कोई भी पर्सनल ट्रांजेक्शन कंपनी के बुक्स में नहीं आना चाहिए। इट प्रोटेक्ट द एसेट्स ऑफ द बिजनेस, इट प्रोटेक्ट द एसेट्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है, फ्रॉम मिस यूटिलाइजेशन। एसेट्स का मिस यूटिलाइजेशन
हम लोग सैलरी चैप्टर में मोटर कार फैसिलिटी पढ़ते हैं ना, मोटर कार फैसिलिटी। अब किसी सेल्समैन को दिया गया बाइक कि तुम दिन भर घूम घूम के प्रोडक्ट का मार्केटिंग करोगे, वो बाइक यूज करो अपना पर्सनल काम के लिए। बच्चा को ट्यूशन छोड़ने जा रहा है, बीवी को मायके छोड़ने जा रहा है, अब पेट्रोल का पैसा ऑफिस से दे रहा है, तो एसेट्स कहाँ कहाँ है? बस यूटिलाइज क्यों हो रहा है? पर्सनल बेनिफिट के लिए। इट इंश्योर द ऑल द मेजर डिसीजन ऑफ द बिजनेस are taken keep in the view of the interest of the business. It developed that the habit in all the employee to take business activity with a small skill, sorry, same skill. कह रहा है it developed that habit of in all employee, एक हैबिट सारे एम्प्लॉय में होना चाहिए कि वो अपना बिजनेस एक्टिविटी सेम स्किल के साथ करे, केयर के साथ करे, जैसे वो अपना कोई पर्सनल काम, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, तीनों चीज अपने काम में मेंटेन करते हो ना? हाँ या ना? आपको वो काम भले आए या ना आए, सिंसियरिटी से करने का अगर तुम्हारा पर्सनल काम है, कोशिश करते हो, इंटीग्रिटी ऑनेस्टी मेंटेन करते हो, भले तुमको काम करने आ रहा है नहीं आ रहा कोई बात नहीं, बट ये चीज तो मेंटेन करोगे। बाय इंश्योरिंग द ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी इन द बिजनेस एक्टिविटी, इट इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। ठीक है। प्रोप्राइटरी ऑडिट कैन नॉट बी डिस्पेंस विद, दैट इज वाई कंपनीज एक्ट 1956, अब क्या हो गया, कंपनीज एक्ट 2013। तो भैया जब आपको पता था तो नोट्स बनाते टाइम इसको 2013 क्यों नहीं की? क्योंकि प्रोप्राइटरी ऑडिट चल रहा है 1956 से। हैज बीन अमेंडमेंट इन इनकॉर्पोरेट प्रोविजन whereby the statutory audit is required to comment on the proprietary transaction। बोला प्रोप्राइटरी ऑडिट इतना इंपॉर्टेंट है कि कंपनीज एक्ट 1956 के टाइम से फॉलो होता आ रहा, अभी भी कंपनीज एक्ट 2013 में भी फॉलो होता है। ठीक है। और ये एक स्टेटरी ऑडिटर के द्वारा किया जाता है, मतलब एक मेन ऑडिट है। प्रोप्राइटरी ऑडिट कोई छोटा मोटा ऑडिट नहीं है जो उसकी तरह था, रिव्यू की तरह। परफॉर्मेंस ऑडिट क्या था? रिव्यू था। ये रिव्यू नहीं है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन के ऊपर ध्यान देना। कैसे? 1956 हम बता रहे, कोई दिक्कत है इसमें? बारिश। बैलेंस शीट ऑडिट हुआ है, हाउ टू कंडक्ट हुआ है। ठीक है। व्हाट इज एनालिटिकल प्रोसीजर हुआ है। State the circumstances when an auditor of a company appointed by the board of director, कब ये क्वालिफाई होना चाहिए उसका, तीनों लेवल एग्जाम पास किया हो। हाँ या ना? फर्म भी बन सकता है। क्लियर है। और डिस्क्वालिफिकेशन में बहुत सारा पॉइंट था कि अगर उसका रिलेटिव का शेयर है या उसका शेयर है, ये सब।
तो पूरा लिखा हुआ है, तुम्हारा क्लास नहीं हुआ है, नेक्स्ट डे जब आएगा ना तुम उस बैच में वही टॉपिक चलेगा, वो पूरा पढ़ाएंगे, सेक्शन ऑन पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन दोनों लिखा हुआ है। ऑडिट और उसका ऑब्जेक्टिव ये पढ़ाया हुआ है, कंटिन्यूअस ऑडिट और पीरियोडिक ऑडिट, पीडीएफ भी दिया हुआ है। इंटरनल ऑडिट, ऑडिटर इंडिपेंडेंस से क्या समझते हो? ऑडिटर इंडिपेंडेंस से क्या समझते हो? भले कंपनी पैसा पे करेगा ऑडिटर को, बट ऑडिटर किसी का बात सुनेगा नहीं, किसी के साइड बायस्ड होके काम नहीं करेगा, जो भी काम करेगा अपना प्रोफेशनल जजमेंट, प्रोफेशनल नॉलेज और प्रोफेशनल स्केप्टिज्म के बेसिस पे। बात समझे तो? और ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो या छोटा, ठीक है, प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड, वो अपना उतना ही स्किल और मेहनत फोकस करेगा, उतना ही प्रेजेंट करेगा जितना उसको जरूरत रहेगा। ठीक है। पर्पज ऑफ स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, क्या पर्पज है, दो लाइन में छोटा सा है। कभी भी ऑडिटर का आप गलती दे ही नहीं सकते, क्योंकि ऑडिटर तो बोल के निकल जाएगा कि हम सैंपलिंग से, ठीक है, आप कभी भी ऑडिटर को पकड़, लेकिन अगर ऑडिटर स्टैंडर्ड्स नहीं फॉलो किया, क्या नहीं फॉलो किया, तो उसके लिए पनिशेबल होगा, किसके किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, और आईसीएआई के द्वारा। स्टेट द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अपॉइंटमेंट, कैसे रखना है अपॉइंटमेंट और रिमूवल ऑफ ऑडिटर। यहाँ पे बोल रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर या सेकंड ऑडिटर, मतलब दोनों का ही लिखना है। कॉस्ट ऑडिट तो करवाए, मैनेजमेंट नहीं करवाए हैं। या हॉस्पिटल, होटल, हाँ, और एक स्कूल, इस तीनों में से एक ना एक हर बार देता ही है, हर कोई ना कोई तो, ठीक है। अभी पीडीएफ हम भेज दे रहे हैं।